3.1 और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट कर सकता हूं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सेट्स। तो सेट क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेट क्या है? सेट जो है ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ किए हैं, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड ऐसी चीज़ें जिनको हम इजीली डिफाइन कर सकें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सेट ऑफ डेज इन वीक। अब डेज इन वीक जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन से ना डेज़ के नाम आ जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन। तो ये सारे डेज ऑफ वीक जो है फ़ौरन आपके माइंड में आ जाएंगे। इसको कहेंगे वेल डिफाइंड, जिसको ईजीली और अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सके, जो इजीली आप समझ सकें। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है सेट ऑफ वॉवल्स। अब सेट ऑफ वॉवल्स आपको पता है वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाएगा ये वेरी डिफाइंड है। तो इसी तरह से कुछ ऐसी एग्जांपल है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जैसे कि स्कूल के शरारती बच्चों का सेट। अब देखें इसमें कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, इसमें क्लियरिटी नहीं है कि भाई कौन से बच्चे और किस किस को हम एग्जांपल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि इसमें हम जज नहीं कर सकते कि कौन से बच्चे हैं जो शरारती हैं। हर एक की अपनी अपनी राय होगी। ठीक है, कि किसी की नज़र में कोई शरारती है और किसी की नज़र में कोई। ठीक है, इस तरह से इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसी तरह से सेट जो है ये सबसे पहले तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन मीन बहुत सी चीज़ों का मजमूआ, लेकिन ये कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, यानी मुनफरिद ऑब्जेक्ट्स का। उसमें ना कोई रिपीटेशन ना हो। ठीक है, यानी जो भी आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे वो रिपीट ना हो। जैसे आप डेज ऑफ वीक लिखते हैं, ठीक है, उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देखें ये मुनफरिद नेम्स है। मंडे जो है वो इसमें एक ही दफ़ा आएगा। ठीक है, इसी तरह ट्यूसडे वो एक ही दफ़ा आएगा, वेडनेसडे वो एक ही दफ़ा आएगा। इस तरह से यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ रिपीट ना हो इसके अंदर। ठीक है, मुनफरिद हो। जैसे सेट ऑफ वावल्स है तो ए ई आई ओ यू। अब ये सारे जो हैं ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ठीक है, उस सेट के अंदर एक तो सारे ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे जो हैं वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सारे वेल डिफाइंड हैं। तो ये हमें पता है कि ये नंबर्स हैं, यानी वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट हैं, कोई नंबर रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये सेट की डेफिनेशन है। तो सेट की कुछ फॉर्म्स हैं इसको लिखने की। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्म्स जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली है टेबुलर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो है हम कॉमर्स जो है यूज़ करते हैं। और सेट जो है उसको डिनोट किससे किया जाता है? बड़ी अल्फ़ाबेट से, ए बी सी, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप इसमें स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते। सेट को डिनोट करने के लिए आपने बड़े अल्फ़ाबेट्स का इंतखाब करना है। और इसके बाद सेट जो है वो ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एंड भी ब्रैकेट पे होता है। ये कर्ल ब्रैकेट हम इसमें यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और सेट के अंदर जो है वो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते और इसके अलावा इनको एक तरतीब से लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सेट के अंदर याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो आपको सेट की लिखी हुई फॉर्म नज़र आ रही है ये एक टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, इक्वल टू और इक्वल टू के बाद कर्ल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, और उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते। ओके, इसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक ये तरीका भी होता है सेट को लिखने का। यही सेट मैं अब सेट बिल्डर के अंदर लिख के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जस्ट मैंने ए से एन कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं इसको एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए से भी डिनोट कर सकते। तो यहाँ पे ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसको मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा है और अब मैं इसको पढ़ के आपको समझाता हूँ। एन इक्वल्स टू और स्टार्ट और एंड जो है ये कर्ल ब्रैकेट पे ही होगा। ठीक है, और इसको हम कुछ यूँ पढ़ेंगे कि x सच दैट, ये साइन जो है इसको कहते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो साइन है इसका मतलब है बिलोंग टू। x एक नंबर है, सच दैट x यानी वो नंबर बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू n, n मीन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन।
यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी भी हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये सारी काउंटिंग जो है ये नेचुरल नंबर्स कहलाती है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर यहाँ पे मैंने इस सेट को नेचुरल नंबर कहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये भी सेट जो है ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ यूँ लिखा कि x एक नंबर है और सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है, इस साइन का मतलब है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं एंड x, यानी वो नंबर लेस देन 7, वो नंबर 7 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे x एक नंबर है और वो नंबर जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x इज लेस देन 7, x छोटा है 7 से। अब 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ये सारे सिंबल्स आपने याद रखने हैं, मैं इसको लास्ट टाइम रिपीट कर लेता हूँ। x सच दैट, इस सिंबल का मतलब है सच दैट x बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर, n मीन नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन 7, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x जो है वो मुश्तमिल है 7 से छोटे नंबर पे। नेचुरल नंबर 7 से छोटे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इन नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा और यही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, तो ये होती है स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ सेट्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है n मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा ये नेचुरल नंबर का सेट होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे चलते जाते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं? n से। स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब ये है आगे काउंटिंग चलती जा रही है, इनफाइनाइट है, ठीक है, लामहदूद, उसकी यानी कि कोई हद नहीं है कि ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास W मीन सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर को हम W से नोट करते हैं, ठीक है। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन इसके साथ 0 भी जो है ये आएगा। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें होल नंबर भी शामिल है। ये डॉट डॉट भी आगे बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहे हैं। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है? इसको डिनोट करते हैं Z से, और इसमें 0 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं और फिर +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। तो इसमें 0 फिर पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर, ये सारे नंबर इसमें पाए जाते हैं। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो, 0 हो, ये सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। ये इंटीजर्स को मैंने सेट की शक्ल में लिख लिया, तो ये कहलाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके अलावा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये हमारे कहलाएंगे इवन नंबर। इसको डिनोट किससे करेंगे? ई से। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 ये वो तमाम नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और इनको डिनोट किससे करेंगे? ओ से। और याद रखिएगा ये सारे अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स होंगे, ठीक है, बड़े लेटर्स होंगे। इसके अलावा हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। 2 जो है ये 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, ठीक है। 3 जो है ये 3 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 1 3 ज़ा 3। इसी तरह 7 जो है ये 7 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो नंबर जो 1 से और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होते हो वो सारे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और इनको नोट किससे करते हैं? P से, कैपिटल लेटर P से। इसके अलावा हमारे पास C यानी कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स को नोट करते हैं C से। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बाकी नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 1 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, तो 1 और इटसेल्फ के अलावा ये बाकी नंबर से भी डिवाइड हो। इसी तरह 6 है। 6 जो है ये 3 2 ज़ा 6 भी होता है और 6 1 ज़ा 6 भी होता है। 8 2 4 ज़ा 8, तो ये 4 से भी डिवाइड होते हैं, 2 से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसी तरह 9 3 3 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9। तो कॉम्पोजिट नंबर वो जो अपने अलावा बाकी नंबर से भी डिवाइड हो जाएं, ठीक है। और प्राइम नंबर वो जो अपने और 1 से डिवाइड होते हैं और बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। तो इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखा है। रैशनल नंबर जो है इनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसको रीड कैसे करेंगे कि पी बाई क्यू फॉर्म ये फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 5/2।
एक ऊपर भी नंबर है और एक नीचे भी नंबर है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारी कहलाएगी पी बाई क्यू फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर होते हैं सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो सबसे पहले ये पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर्स होते हैं और ये नंबर्स बिलोंग करते हैं इंटीजर से। इंटीजर्स कौन से हैं अभी हमने पढ़े, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो रैशनल नंबर वो होंगे जो एक तो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे। पी बाई क्यू मीन पी एक अलग नंबर है, क्यू एक अलग नंबर है, ठीक है, और ऊपर एक और नंबर है यानी जैसे 5 है और नीचे कोई अलग नंबर है जैसे 2 है। तो ये नंबर जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर वो होंगे जो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं और वो नंबर बिलोंग करते हैं इंटीजर सेट से, ठीक है। इंटीजर्स कौन से हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर जो हैं वो एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, सेकेंडली वो नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं यानी कोई प्लस वाला नंबर भी हो सकता है, माइनस वाला नंबर भी हो सकता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यू कौन सा है, ये नीचे वाला नंबर, तो नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जब 0 आ जाता है तो हमारा सोल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। लिहाजा 0 जो है वो डिवाइड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे -4 है और उसके डिवाइड में 0 आ गया, -4 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है इस केस के अंदर जो है ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर वो होगा जो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, और वो कोई भी इंटीजर हो सकता है यानी वो प्लस वाला नंबर भी हो सकता है, माइनस वाला नंबर भी हो सकता है, और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए यानी जो नीचे वाला नंबर है ये इस तरह से 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी रैशनल नंबर की निशानी है। तो अब चलते हैं हम इरेशनल नंबर्स की तरफ। तो अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो यहाँ पे लिखे है जी इरेशनल नंबर x एक नंबर है सच दैट x जो है वो नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते यानी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हम इनको नहीं लिख सकते। और फिर इसके बाद कहा गया है कि p और q जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कंडीशन सेम है लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है कि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके पास नंबर है कुछ इस तरह से कि 1.4123 और आगे की चलता जा रहा है यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आगे रुक नहीं रहा नंबर। तो ऐसा नंबर जो है ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दे दें, जैसे आप कह लें √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हमारे पास कुछ आता है कि 1.414213 एंड सो ऑन। ये आगे कॉन्टीन्यूसली क्या है, चलता जा रहा है। तो ये जो नंबर हैं जो आगे कॉन्टीन्यूसली चलते जा रहे हैं, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं होते, तो ऐसे नंबर जो हैं इनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। लिहाजा ये नंबर जो हैं वो क्या हैं, इरेशनल नंबर। इसी तरह से √3 भी है, ये भी जो है एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से आप पाई देख लें, ठीक है, पाई आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है, तो ये भी होता है 3.141592 एंड सो ऑन। ये आगे कॉन्टीन्यूसली चलता जाता है। ऐसे नंबर जो हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे कहलाते हैं इरेशनल। इसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं उनकी डेफिनेशन भी मैं पढ़ लेता हूँ। x such that x belong to rational number and x belongs to irrational number। तो रियल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम मिला के लिखें तो वो बन जाते हैं हमारे पास रियल नंबर। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि x बिलोंग करता है रैशनल नंबर से और x बिलोंग करता है इरेशनल नंबर से। रैशनल और इरेशनल नंबर को हम कंबाइन कर लें, ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन कहलाते हैं रियल नंबर्स। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहते हैं खाली सेट को, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना पाया जाए। तो इसको हम इस तरह से या इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, या आप एम्प्टी ब्रैकेट्स डाल दें या ये सिंबल यूज़ करें, लेकिन आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है, कि दोनों ही आप इकट्ठे लिख लें और आप कहेंगे एम्प्टी सेट है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सेट ऑफ एम्प्टी सेट बन जाएगा। लिहाजा आपने ब्रैकेट्स को या तो खाली लिख लें या आप ये सिंबल यूज़ कर लें, आपने दोनों इस तरह से यूज़ नहीं करना। ये होता है हमारा एम्प्टी सेट, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता। तो ये थे स्टूडेंट बेसिक सारे सेट्स, ठीक है, जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनकी पहचान आपको होनी चाहिए कि ये कौन सा सेट है, ठीक है, ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो इजीली समझ सकें और उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने सारे जो हैं आपके साथ एक्सप्लेन कर लिए।
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस, ठीक है। तो सेट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ठीक है। तो यूनियन जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यूनियन जो है इसको डिनोट करते हैं हम यू से। इसमें हम क्या करते हैं, हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, वो है 1 2 3 4 5, बी हमारे पास है 3 4 1 7 6। अब दो सेट्स हमें गिवन हैं, इनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू, अब करेंगे क्या कि इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिख लेते। तो हमने इसके और इसके एलिमेंट्स को मिला के लिख लिए। तो कैसे लिखा, सबसे पहले यहाँ पे 1 है, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 है, 2 आ जाएगा। 3 है, 3 आ जाएगा। 4 है, 4 आ जाएगा। अच्छा, अगर आप नोट करें तो इन दोनों सेट्स को हमने मिला के लिखना है। तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ये 2 दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने लिखना एक दफ़ा। फिर 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हमने यूनियन के अंदर लिखना है। फिर 3 यहाँ पे दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। क्योंकि सेट जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। 3 बार बार हम लिखेंगे तो ये सेट नहीं रहेगा। तो जो कॉमन हो वो एक दफ़ा लिखें आप, ठीक है। फिर इसके अलावा 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको एक दफ़ा लिखें। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको हमने सेट के अंदर लिखना है। और फिर इसके बाद 6 और 7 जो है वो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लिया। लेकिन जो 2 दफ़ा आ रहे थे, जैसे 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है, 4 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इनको हमने जस्ट एक ही दफ़ा लिखना है। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जैसे 2 6 7 ये सारे भी हमने इकट्ठे करके लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिख लिया। तो यूनियन में क्या करते हैं, जितने भी सेट्स होंगे, जितने भी सेट्स का हम यूनियन ले रहे होंगे, उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिख लेना, ठीक है। इन सारे सेट्स को हमने कंबाइन करके लिख लेना और इनको रिपीट नहीं करना। जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही दफ़ा आपने लिखना है और तरतीब से लिखना है। अगर आप देखें यहाँ पे अरेंजमेंट ठीक नहीं है, लेकिन आपने इसको तरतीब से लिखना है, सीक्वेंस के साथ। ओके, तो ये हमारे पास यूनियन, जिसमें हम सारे सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तरतीब से लिखते हैं, और जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक ही दफ़ा लिखते हैं। इसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है सेट्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसी एग्जांपल की जो मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली है। वेन डायग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे सेट्स हैं वो सर्कल्स की शक्ल में ड्रॉ करते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा कहलाता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे एक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और इस पे आपने इसको डिनोट करना है यू से। यू सेट वो होता है जिसमें बाकी के तमाम सेट्स के एलिमेंट पाए जाते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यू सेट को हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिल वक्त जो है मैं इन सेट्स की बात करता हूँ। तो ये एक रेक्टेंगल जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर दो हमें सेट्स के मतलब ए और बी, ए और बी, ये एक सर्कल ए का और ये बी का, इनको मैंने ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप क्यों किया, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स कुछ ऐसे थे जो एक जैसे थे। तो सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, वो ओवरलैप करने हैं। ये जो एरिया है ना, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं, बी में भी हैं। ए और बी में 1 3 और 4 जो है ये दोनों सेट्स में मौजूद थे, इनको हमने सेंटर में लिखना है। एक सर्कल को देखिए यहाँ पे मैंने ए से डिनोट किया हुआ है, दूसरे को बी से। सेंटर में यहाँ पे जो ओवरलैप्ड एरिया, इसमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। क्या है, 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। ये लिखने के बाद फिर इस सेट में बाकी कौन से बचेंगे, 2 एंड 5। तो वो आप ए के सर्कल में यहाँ पे लिख लें, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि ये एरिया जो है ये बी और ए का कॉमन एरिया है। यहाँ पे वही आएंगे जो दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, इस एरिया के अंदर। और यहाँ पे वो लिखने हैं कि जो कि ए का पार्ट है लेकिन कॉमन नहीं है, जैसे 2 एंड 5, 2 एंड 5। इसी तरह से बी 7 एंड 6, तो ये 6 एंड 7 जो है ये बी के अंदर मौजूद है। तो बी के एलिमेंट कौन से आगे, 1 3 4 6 7, देखें 1 3 4 6 7। और ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से स्टूडेंट हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। लास्ट काम आपने क्या करना है कि आपने ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का यूनियन लेना है। तो ए और बी दोनों सेट्स ही इसके यूनियन में आ जाएंगे। अगर आप इस सेट को देखें, इसमें ए के भी एलिमेंट पाए जाते हैं, बी के भी पाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों सर्कल्स को आपने हाईलाइट करना है। तो यूनियन हम वेन डायग्राम में इस तरह से लेते हैं। ए और बी सबसे पहले इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं,
और फिर ए और बी दोनों ही सर्कल्स को आप हाईलाइट कर देंगे। यूनियन में ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ गए तो सारों को ही हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये था हमारा स्ट्रैंड कॉन्सेप्ट यूनियन का, जिसमें दो सेट्स के एलिमेंट को हम मिला के लिखते हैं। इसी को हम वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चल के हम क्वेश्चंस करेंगे जिनमें यूनियन इंटरसेक्शन होगा, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनियन के लिए हमने देखा था कि यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू। तो ये इस तरह से सिंबल होता है जैसे कैपिटल यू है। तो इस सिंबल से हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम उल्टा दें तो हमारे पास ये सिंबल आ जाता है इंटरसेक्शन। तो ये सिंबल भी आपने इंटरसेक्शन का याद रखना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। जो भी हमारे पास सेट्स गिवन है उनके कॉमन एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे। कॉमन वो जो दोनों सेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे 1 3 4 1 3 4 इन दोनों सेट्स में पाए जाते हैं, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 1 3 4। इस तरह से स्टूडेंट हम इंटरसेक्शन लेते हैं दो सेट्स का। तो इसकी वेन डायग्राम भी देख लें। वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, सेम हमने इसी तरह से एलिमेंट्स लिखने हैं जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर लिखे थे। ठीक है, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपने ओवरलैप्ड एरिया के अंदर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगल यू यानी यूनिवर्सल सेट आपने बनाना है। उसके अंदर आपने अपने सेट्स ए और बी जो है वो ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप इनके नाम मेंशन करने हैं और एक ऐसा एरिया भी बना दें जो ओवरलैप हो रहा है। इन दोनों को आपने इस तरह से ओवरलैप्ड बनाना है क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से 1 3 4, तो उसको आपने इस एरिया के अंदर लिखना है। इसके बाद बाकी 2 और 5 यहाँ पे आ जाएंगे और 6 और 7 बी के एलिमेंट्स वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों के कॉमन है। कौन से 1 3 और 4। तो यहाँ पे ये जो कॉमन एरिया है जहाँ पे 1 3 और 4 हैं, सिर्फ हम इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो इन दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे तो यूनियन लेना था, दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखने थे, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो सारों को हाईलाइट कर दें। लेकिन यहाँ पे जस्ट वो बताने हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हम सिर्फ इस एरिया को हाईलाइट करेंगे। तो आप किसी भी कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में क्या है, डिफरेंस को सबसे पहले तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सेम वही एग्जांपल्स हैं, हम इन एग्जांपल को यूज़ करके डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं जैसे ए माइनस बी। ठीक है, यानी ए डिफरेंस बी या बी माइनस से। तो ए माइनस बी, बी माइनस से, ये फाइंड करने से आंसर डिफरेंट आते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ए माइनस बी मैंने कैसे फाइंड किया। तो सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम ए में से माइनस कर रहे हैं बी को। ए हमारे पास ये सेट है, बी हमारे पास है ये सेट। ए के हम एलिमेंट्स को देखेंगे, ए के वो एलिमेंट्स जो इसमें कॉमन हैं। ठीक है, जैसे 1 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, ये जो है ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आसान अल्फाज में जो एलिमेंट्स इसके इसमें पाए जाते हैं वो हमारे पास कट जाएंगे। ठीक है, बाकी जो नहीं है इसमें वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 1 इसमें है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 इसमें नहीं है, वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा 3 यहाँ पे है, इसको हम रिमूव कर देंगे। 4 भी यहाँ पे है, इसको भी रिमूव कर देंगे। 5 यहाँ पे नहीं है, तो 5 हमारे पास आंसर में आ जाएगा। इस तरह से आपने सिर्फ ए सेट को देखना है। ए के वो एलिमेंट जो इसमें हैं वो हमारे रिमूव हो जाएंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए माइनस बी। अब हम बी माइनस ए फाइंड करते हैं। बी में अब क्या करेंगे, बी सेट के एलिमेंट्स देखने हैं जो ए में पाए जाते हैं वो कट जाएंगे, बाकी के आ जाएंगे। ठीक है, 3 इसमें है, ये हम नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पे है, ये भी हम नहीं लिखेंगे। 1 यहाँ पे है, ये भी नहीं लिखेंगे। हमारे पास 6 और 7 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 6 और 7 इसके आंसर में आ जाएंगे। ए यहाँ पे पहले था तो ए के एलिमेंट्स को देखा और उनके जो बी में थे वो कट जाएंगे और बाकी आ जाएंगे। और जब बी माइनस ए फाइंड किया तो बी के एलिमेंट्स को देखा, बी के एलिमेंट जो यहाँ पे हैं वो कट जाएंगे, बाकी के सारे आ जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट हम ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करेंगे। अब देखें ए माइनस बी और बी माइनस ए, वेन डायग्राम हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इनकी बनाई थी, लेकिन हाईलाइट कौन सा एरिया करना है। ए माइनस बी सबसे पहले यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ए माइनस बी। अब ए के ये एलिमेंट कॉमन थे बी में, ये हम छोड़ देंगे, बाकी के सारे हाईलाइट कर देंगे। जैसे यहाँ पे a माइनस बी निकाला था तो 2 5 आया था, तो सिर्फ 2 और 5 जहाँ पे हैं
ये वाला एरिया हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो कॉमन थे ये रिमूव हो जाएंगे। सेकंड डायग्राम में हमने b माइनस ए फाइंड किया था, तो b के एलिमेंट्स देखे थे, जो a में हैं वो कट जाएंगे, वो हम हाईलाइट नहीं करेंगे। बाकी के जो बचे थे 6 एंड 7, सिर्फ इसको हम हाईलाइट कर देंगे। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया था 2 एंड 5, तो हम सिर्फ 2 और 5 वाले पोर्शन को हाईलाइट करेंगे। जो कॉमन थे वो हम रिमूव कर देंगे, वो हाईलाइट नहीं करेंगे। इसी तरह अब b माइनस ए फाइंड किया, तो b के वो एलिमेंट जो a के साथ कॉमन थे वो हम हाईलाइट नहीं करेंगे, वो हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी के जो बचेंगे 6 एंड 7, सिर्फ इनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम डिफरेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल्स आएंगी, उन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो आप इजीली जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स को समझते हैं इन एग्जांपल्स के जरिए। एग्जांपल्स में हमारे पास देखें, एक सेट है A, वो है हमारे पास 1 2 3, और सेट B जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5। अब ये दो जो सेट्स हैं इनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है जो सेम है, जैसे 1 2 3 यहाँ पे नहीं है, 4 5 इसमें नहीं है। तो ऐसा सेट जिसका इंटरसेक्शन लिया जाए और वो एम्प्टी सेट आए, यानी इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो सेट खाली रहेगा, ठीक है, एम्प्टी सेट आएगा, तो ये सेट्स कहलाते हैं डिसजॉइंट, ठीक है। यानी ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई एक एलिमेंट भी एक जैसा ना हो, वो आपस में डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। यानी इनका इंटरसेक्शन लें तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ओवरलैपिंग वो होंगे कि इनके एलिमेंट्स में कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन होगा। ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जैसे यहाँ पे ए एंड बी सेट्स हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन होंगे, जैसे यहाँ पे 3 जो है और 5 जो है ये इन दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ऐसे दो सेट्स जिनमें कॉमन्स पाए जा रहे हों या एक जिनमें एक या एक से ज़्यादा कॉमन्स पाए जाते हों, वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। और ऐसे सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो ये ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओवरलैपिंग में क्या है कि ए और इंटरसेक्शन बी लें तो वो एम्प्टी सेट नहीं आएगा, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी विल नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, कि ए इंटरसेक्शन बी लें वो एम्प्टी सेट नहीं आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन पाए जाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा। तो ऐसे सेट जिनमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो, वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। और ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट थे डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स के, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। अब ए के एलिमेंट है ए बी सी, बी के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। ए के एलिमेंट्स सारे के सारे बी में मौजूद हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए के अगर सारे के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम कहते हैं सबसेट। ए के सारे एलिमेंट्स बी में पाए जाते हैं तो ए सबसेट है बी सेट का। तो हम इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसे ए है और बी है, ये दो हमारे पास सेट्स हैं। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर पाए जाते हैं, तो इसको मैंने सर्कल को बी के अंदर ही ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ये बी के अंदर भी हैं, लिहाजा सेट ए को मैंने बी के अंदर ही ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ए बी सी ये ए के अंदर भी हैं, और ये चूंकि बी के अंदर भी ड्रॉन है तो ये ए बी सी सेट बी का भी पार्ट है। ए बी सी डी ई ये सारे एलिमेंट्स सेट बी के भी हैं, ठीक है। लेकिन ए के कौन से हैं, ए बी और सी, जो कि इस एरिया के अंदर है। ए बी के अंदर ही ड्रॉन है तो ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स भी होंगे। तो सब सेट्स को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ साथ हम एक्सरसाइज के अंदर कवर करेंगे और समझते रहेंगे। ओके, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। शेड A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यूजिंग द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स, ठीक है।
तो हमें जो है इन क्वेश्चंस के अंदर 4 किस्म की वेन डायग्राम्स गिवन है। इन वेन डायग्राम्स को हमने सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं हमने सॉल्व करने हैं, और इन क्वेश्चंस की वेन डायग्राम्स बनानी है हमने जो हमें नीचे गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, और बारी बारी जो है इन सारे क्वेश्चंस के लिए ये चारों की चारों वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि हमें 4 डायग्राम्स गिवन हैं, तो इन चारों क्वेश्चंस के लिए ये चारों वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने। जैसे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो ये चारों डायग्राम्स की मदद से हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी इसी तरह से इन्हीं चारों डायग्राम्स के ऊपर हमने ड्रॉ करके दिखाना है। तो वेन डायग्राम जो है अभी हमने लेक्चर में डिस्कस की हैं, जिनमें यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो भी हमने देखा था कि इंटरसेक्शन में सिर्फ जो है हमारा कॉमन एरिया होता है, और यूनियन में हम सारे सेट्स को मिला के लिखते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट के अंदर हमें गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस क्वेश्चन के लिए अब हम ये चारों वेन डायग्राम्स ड्रॉ करें। तो सबसे पहले अगर बात करें इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 जो हैं ये सेट्स गिवन हैं ए बी एंड सी, और ये रेक्टेंगल जो है ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल शेप में, और उसके अंदर हमें गिवन है 3 सेट्स ए बी एंड सी। और यहाँ पे ए और बी आपस में देखें तो ये आपस में डिस्जॉइंट है, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। सी जो है ये ए के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और बी के साथ भी इंटरसेक्ट करे। बाकी ए और बी जो है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे। तो अब हमने जो है ये क्वेश्चन जो है इस डायग्राम के ऊपर हमने सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले हमें गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है सेट बी, ठीक है। ये जो सर्कल है ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेट सी को ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ए को फिलहाल छोड़ दें, बी और सी इन दो सर्कल्स की बात करें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, जो कि इन दोनों ही सेट्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। ये जो एरिया है हमारे पास जो दोनों ही सेट्स के अंदर कॉमन है, ये हमारा कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में जो कॉमन एरिया है ये हमारा इंटरसेक्शन होगा बी और सी का। इंटरसेक्शन मैंने बताया था जो दोनों सेट्स में एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन के अंदर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम्स में जो दोनों सेट्स का कॉमन एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों सेट्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये दोनों जब ओवरलैप हो रहे हैं तो ये जो एरिया है ये इन दोनों सेट्स का कॉमन एरिया, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आएगा इन दो सेट्स का। इसके अलावा अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब बी इंटरसेक्शन सी तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसका ए के साथ यूनियन निकालना है, यानी कि ए हमारे पास ये सर्कल है ए, और ये जो एरिया है यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों ही सेट्स की एलिमेंट्स हम लिखते हैं। इंटरसेक्शन में दो सेट्स में जो कॉमन होते हैं हम वो लिखते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों सेट्स में ये कॉमन एरिया था, अगर हम बी और सी का यूनियन लेते ना तो वो सारा का सारा हम एरिया हाईलाइट कर देते, ठीक है, बी का भी और सी का भी। लेकिन हमने जस्ट बी और सी का इंटरसेक्शन लेना था। इसके बाद अब हमने यूनियन लेना है इस एरिया का ए के साथ। तो हम क्या करेंगे, ए को भी हाईलाइट कर देंगे और इस एरिया को भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये एरिया पहले से हाईलाइटेड है, हम जल्दी से ए को भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। एक तो हमारे पास ए हाईलाइट हो जाएगा और साथ में हम बी इंटरसेक्शन सी जो आया था हमारे पास, ये जो एरिया था ये भी हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हाईलाइटेड था, ए को भी हाईलाइट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये एरिया आ जाएगा और साथ में ये एरिया आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब यही क्वेश्चन हम इस डायग्राम के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी तरह से पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं।
तो ये हमारे पास है सेट बी, ये हमारे पास है सेट सी। तो बी और सी दोनों के दरमियान में जो कॉमन है यानी इंटरसेक्शन जो है वो ये एरिया। तो सबसे पहली चीज़ हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। क्यों? ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? ये हमारे पास है सी और ये हमारे पास है बी। बी और सी के दरमियान जो कॉमन एरिया है ये आएगा इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। तो ये जो ओवरलैप्ड हो रहे हैं दोनों सेट्स, ये एरिया ही इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, इसके साथ अब हमने यूनियन लेना है सेट ए के साथ। सेट ए क्या है? ये तो सेट ए, इसको भी हाईलाइट कर देंगे और इसको ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो ये दोनों ही आ जाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये बी इंटरसेक्शन सी है, इसको हम मिला के लिख लेते हैं सेट ए के साथ। तो सेट ए भी हाईलाइट होगा और ये एरिया भी हाईलाइट होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। ए को भी हम जो है वो हाईलाइट कर लेंगे। ओके, तो हमारा आंसर स्टूडेंट ये आ जाएगा। एक हम ए को हाईलाइट कर देंगे और एक सी और बी का जो कॉमन एरिया था। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन था वो यह था। इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए को भी हाईलाइट कर देंगे और इस एरिया को भी हाईलाइट कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब यही क्वेश्चन जो है हम इस डायग्राम के ऊपर सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखिए बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो बी एंड सी ये दो हमारे सर्कल हैं और इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा हमारा कॉमन एरिया इन दोनों सर्कल्स का। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बी और सी का जो कॉमन एरिया था जो ओवरलैप हो रहा था उसको हमने हाईलाइट किया। ये देखें, ये सर्कल बी है, ये सर्कल सी है, तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये है। अब इसका हमने यूनियन लेना है ए के साथ। अब ए क्या है? ये सारा सर्कल, ये सारा का सारा सर्कल क्या है? ए है। तो हम ए को और बी इंटरसेक्शन सी ये जो एरिया था ये दोनों ही हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, वो ये एरिया आता था। इस एरिया का अब यूनियन लेना है ए के साथ। ये एरिया और ए का जो एरिया है ये दोनों ही हाईलाइट हम कर देंगे। यूनियन में हम सारे सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो एक तो हमारे पास ये एरिया भी आ जाएगा, साथ में सेट ए का एरिया भी आ जाएगा। इस तरह से हम बी इंटरसेक्शन सी यानी ये एरिया और इसका यूनियन ए के साथ ले लेंगे। ये एरिया और ए पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। ये एरिया तो हाईलाइट हो गया, अब ए भी पूरा हाईलाइट हो जाएगा। ए का ये तमाम एरिया जो है ये हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी कुछ हिस्सा ए का हाईलाइटेड था, बाकी का हिस्सा भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, एक तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला एरिया हाईलाइट होगा और इसका यूनियन ए के साथ लेंगे तो ए भी पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को इस डायग्राम के ऊपर सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है और बी और सी के दरमियान अब कोई भी ओवरलैप एरिया इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लिहाजा हम कुछ भी हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि बी और सी ओवरलैप इस डायग्राम में हो ही नहीं रहे। इसमें हो रहे थे, इसमें हो रहे थे, ये एरिया और ये जो एरिया है ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया था। लेकिन अब ये दोनों जो हैं ये दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे, लिहाजा इन दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, लिहाजा हम इनको हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लें कि एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास। जब दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम ना हो तो एम्प्टी सेट आता है, तो लिहाजा वेन डायग्राम बनाते वक्त हम कोई भी एरिया हाईलाइट नहीं करेंगे। अब हम यूनियन लेते हैं ए के साथ। इसी का जब हम यूनियन लेते हैं ए के साथ तो इसमें ए हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए को हम जस्ट हाईलाइट कर देंगे, इसको फुली हाईलाइट करना है। तो ये जहाँ जहाँ सर्कल है ए का ये सारा का सारा एरिया ही हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी तो है ही नहीं, इसका ए के साथ यूनियन ले तो ए तो हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी कोई ओवरलैप एरिया था ही नहीं तो इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे। बाकी ए जो है वो यूनियन लेते वक्त हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो बी यूनियन सी है ये फाइंड करते हैं। ठीक है, बी यूनियन सी मीन बी और सी को आपने इकट्ठा करके लिख देना। ठीक है, तो इसमें बी का एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा और सी का एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टूडेंट मैं एक अलग डायग्राम के अंदर आपको
पहले हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो बी यूनियन सी जो है वो मैं एक रफ डायग्राम के ऊपर आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी और सी दोनों को हमने मिला के लिखना है। ठीक है, तो इसमें बी का एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा और इसमें सी का एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा। तो हम बी और सी दोनों ही सर्कल्स को हाईलाइट कर देंगे। इस तरह से हमारा आ जाएगा बी यूनियन सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी यूनियन सी। बी और सी दोनों को हमने मिला के लिखना है, दोनों का ही एरिया इसमें हाईलाइट हो जाए। अब हमने फाइंड करना है बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो ए का और बी यूनियन सी का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखें, हम सिर्फ और सिर्फ ए को देखते हैं। ए क्या है हमारे पास, ये ठीक है, ये जो सर्कल है ना, ये हमारे पास क्या है, ए है। अब ए में और बी यूनियन सी में, बी यूनियन सी में क्या था, बी भी था और सी भी था, पूरा का पूरा ये जितना हाईलाइटेड एरिया है ये बी यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी में और ए में कॉमन कौन सा एरिया है, तो कॉमन एरिया ए और बी यूनियन सी में ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो आपके सामने एरिया है ये हमारा कॉमन एरिया है। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एरिया को हाईलाइट करते हैं। अब बी यूनियन सी तो ये सारा का सारा है, इनमें और ए में जो कॉमन एरिया है वो ये बनता है। ठीक है, ये वाला जस्ट बनता है। तो ए और बी यूनियन सी में कॉमन एरिया यानी इंटरसेक्शन जो है वो हमारा जस्ट ये एरिया आएगा। तो हम आंसर के अंदर जस्ट इस एरिया को स्टूडेंट्स हाईलाइट कर। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी पहले ये दोनों सर्कल हाईलाइट होंगे, उनमें और ए में जो कॉमन है हम वो आंसर में लिखेंगे। तो उनमें और ए में कॉमन जस्ट हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे मैंने आपको रफ में हाईलाइट करके दिखाया। इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इस डायग्राम के लिए। अब हम सेम क्वेश्चन जो है वो इस डायग्राम के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में देखें कौन सा एरिया हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो रफ वर्क के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास बी यूनियन सी क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो बी और सी, ठीक है, ये पूरा का पूरा बी का सर्कल और सी का सर्कल ये दोनों ही हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी और बी दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, तो देखें बी यूनियन सी में ये दोनों ही सर्कल आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट में बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो बी ये पूरा का पूरा सर्कल, सी पूरा का पूरा सर्कल ये हाईलाइट हो जाएगा। ए भी हाईलाइट होगा क्योंकि ए सबसेट है सी का, क्योंकि ए को हमने सी के अंदर ही ड्रॉ किया है, लिहाजा सी जब हाईलाइट होगा तो ए ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो बी यूनियन सी जब निकाला, बी और सी दोनों ही हमने हाईलाइट कर दिए। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब ये दोनों सर्कल्स और सिर्फ ए, इन दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, जस्ट सिर्फ ए वाला एरिया कॉमन है। ठीक है, इसलिए ए इंटरसेक्शन जब बी यूनियन सी लिया जाएगा तो जस्ट ए वाला जो एरिया है ये हमारा हाईलाइट होगा। ठीक है, बी यूनियन सी में तो ये दोनों एरियाज आ जाएंगे जैसे ये मैंने हाईलाइट किया, लेकिन इस सारे एरिया में और ए वाले एरिया में कॉमन क्या है, जस्ट ए ही इस सारे एरिया के अंदर कॉमन। जब हम ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ लेंगे तो जस्ट ए वाला एरिया हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये थी स्टूडेंट हमारी सेकंड डायग्राम। अब चलते हैं थर्ड डायग्राम की तरफ। तो इस क्वेश्चन को अब हम इस डायग्राम के जरिए सॉल्व करते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है जी, हमारे पास ए बी सी गिवन है और ये सारे के सारे आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बी यूनियन सी निकालते हैं, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो पहले सॉल्व होगी तो बी यूनियन सी आएगा। तो रफ डायग्राम के ऊपर हम सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड कर रहे थे। तो बी और सी दोनों का यूनियन लें तो इसमें बी वाला सर्कल भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा बी है। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे और सेम सी को भी हम हाईलाइट कर देंगे। तो इन दोनों सर्कल्स को स्टूडेंट्स हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास बी यूनियन सी। ठीक है, ये मैंने रफ वर्क के ऊपर आपको करके बता दिया है। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी दोनों सर्कल को मिला के लिख दें तो दोनों सर्कल्स का एरिया हाईलाइट कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा बी यूनियन सी। अब इसमें और ए में, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए में ए सर्कल जो है ये सारे का सारा ए सर्कल है। बी यूनियन सी में और ए में कौन सा कॉमन एरिया, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये जो बी यूनियन सी ये सारा का सारा हाईलाइटेड एरिया है, इसमें और ए में कौन सा एरिया कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है। ठीक है, ये जो सारा एरिया है ये बी यूनियन सी और ए में कॉमन एरिया, तो हमारे आंसर में
जस्ट ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, जो बी यूनियन सी में और ए में कॉमन है। तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये सिर्फ एरिया जो है इस एरिया को हाईलाइट कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर, जिसमें हमने सबसे पहले बी यूनियन सी निकाला, तो बी और सी दोनों हाईलाइट हो गए। अब इस एरिया में और ए में क्या कॉमन था, ये सारा एरिया, ठीक है, तो ये सारा एरिया मैंने हाईलाइट कर दिया। यही हमारा इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट को हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बी यूनियन सी फाइंड करें। तो बी यूनियन सी में बी और सी दोनों का यूनियन लेना है, तो बी और सी दोनों हम हाईलाइट कर देंगे। तो इसको भी मैं रफ में सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। बी यूनियन सी लेना है तो बी भी हाईलाइट हो जाएगा और हमारा सी भी हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी यूनियन सी, जिसमें बी और सी दोनों ही हाईलाइट हो जाएंगे। ये दोनों ही हमारे आंसर के अंदर आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, बी यूनियन सी जो आए थे हमारे, ये दोनों सर्कल्स ये दोनों ही हाईलाइट होंगे। इस एरिया में और ए में क्या कॉमन है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी तो आ गया, बी और सी दोनों हमने हाईलाइट कर। इनमें और ए में अब क्या कॉमन है, क्योंकि अब हम ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं बी यूनियन सी के। तो बी यूनियन सी ये सारे का सारा हाईलाइटेड एरिया है। इसमें और ए में क्या कॉमन है, जस्ट ये वाला एरिया कॉमन। हम क्या करेंगे, आंसर में जस्ट इस एरिया को हाईलाइट कर दें। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को इन सारी डायग्राम्स के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करेंगे, हम ए और बी दोनों को हाईलाइट कर दें। जो आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ लेना है, तो ये भी हाईलाइटेड होंगे। हमने सी को भी साथ में लाना है, तो सी को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों सर्कल ही हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखें। तो यहाँ पे ए भी हाईलाइट हो जाएगा और बी भी हाईलाइट हो जाएगा जब हम ए यूनियन बी लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया तो ए और बी दोनों ही हाईलाइट हो जाएंगे और पूरे के पूरे सर्कल हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों का यूनियन निकालना है। और फिर इसी का यूनियन अब सी के साथ निकालें, यानी सर्कल सी के साथ। तो होगा क्या, ए बी तो पहले से हाईलाइटेड है, हम यूनियन जब सी लेंगे तो सी को भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो सी को भी मैं फुली हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर हमारे पास ए बी और सी तीनों ही सर्कल्स हाईलाइट हो जाएंगे। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। इस तरह से तीनों ही सर्कल्स हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी है, तो इसमें हम ए और बी दोनों को हाईलाइट कर देंगे। ये ए का सर्कल है, ठीक है। ए चूँकि सी के अंदर मौजूद है, ये सबसेट है सी का, तो इसको हम सी के अंदर ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी, तो बी को भी मैं सबसे पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ए और बी को हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ए यूनियन बी हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी, जिसमें ए और बी हम दोनों का यूनियन लेंगे और दोनों को ही हाईलाइट कर देंगे। अब ए यूनियन बी तो ये दोनों सर्कल हाईलाइट हो गए। अब इन्हीं का यूनियन लेना है सी के साथ, तो हम सी को भी हाईलाइट कर देंगे। ए यूनियन बी पहले से हाईलाइटेड है, सी को भी हम हाईलाइट कर देंगे स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए देखें, अब इसमें भी हमने सारे सर्कल हाईलाइट कर दिए, इसमें भी सारे सर्कल हाईलाइट कर दिए। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखें हम कैसे फाइंड करते हैं ए यूनियन बी एंड देन यूनियन सी। तो इसी क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में क्या करेंगे, ए और बी दोनों सर्कल को हाईलाइट कर लेंगे। तो ए सर्कल जो है वो हमारे पास है ये, ठीक है, और इसी तरह से बी को भी हाईलाइट कर लेंगे। इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। ओके, तो ये ए हाईलाइट हो गया और ये हमारे पास बी भी हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करेंगे, ए और बी को हाईलाइट कर लेंगे। इन्हीं का आप यूनियन सी के साथ लेंगे तो सी भी हाईलाइट हो जाएगा, तो सी को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी में ये दो हाईलाइट होंगे, इन्हीं का यूनियन सी के साथ लेंगे तो इन्हीं के साथ सी को भी मिला लेंगे, सी को भी हाईलाइट कर देंगे। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी है,
तो ए और बी को हम हाईलाइट कर लेंगे। तो ए और बी दोनों ही हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम ए और बी दोनों का यूनियन फाइंड कर लें। तो यूनियन में हम मिला के लिखते हैं, ठीक है, तो लिहाजा दोनों ही सर्कल्स जो हैं ये हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया, अब इसी का यूनियन सी के साथ निकालते हैं, तो इन्हीं के साथ साथ सी भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम तीनों ही सर्कल्स को हाईलाइट कर देंगे। देखिए ये था हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के इस ये सारी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया, जिसमें ए बी सी सारे ही हमारे हाईलाइट होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इन सभी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को सॉल्व करते हैं। तो ये डायग्राम हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, ये बी ये सी, बी और सी के दरमियान जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सर्कल्स में ये कॉमन एरिया है, यही आएगा इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। तो इसको मैं रफ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो बी और सी के दरमियान जो इंटरसेक्शन जब आएगा तो हमारे पास जस्ट ये वाला एरिया जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, बी इंटरसेक्शन सी में जस्ट ये एरिया हाईलाइट होगा। अब इसका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, ठीक है, इस एरिया का जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो देखें ये एरिया ए में आ ही नहीं रहा। देखें ये एरिया ए में आ ही नहीं रहा, ये ए के साथ इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। ये सर्कल ए है और ये वो एरिया है जिसका हमने इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये क्या था, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी ये एरिया था, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो ए में और इस एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई एरिया सेम नहीं है और ये दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। तो हमारा जो आंसर है उसमें हम किसी भी एरिया को हाईलाइट नहीं करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया था, यानी ये जो एरिया है इसका और ए के साथ कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, लिहाजा ये हमारा एम्प्टी सेट आएगा। हम किसी भी एरिया को हाईलाइट नहीं करेंगे। ये हमारा स्टूडेंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जस्ट हमने यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करनी है, किसी भी एरिया को हाईलाइट आपने नहीं करना है। ओके, इसी तरह से अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के अंदर देखें तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी मैं रफ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये बी है, ये सी है और इनका इंटरसेक्शन जस्ट ये वाला एरिया आ जाएगा। अब ये तो आ गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। इसका अब हम इंटरसेक्शन जब ए के साथ लेंगे तो ए में यानी इस एरिया में और इसमें कोई एरिया कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन इस एरिया से लें तो हमारे पास कोई भी ऐसा एरिया इन दोनों में नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। ए इसके साथ कहीं पे मिल ही नहीं रहा, ठीक है, ज्वाइन कर ही नहीं रहा। लिहाजा ए में और इस एरिया में कोई ऐसा एरिया कॉमन नहीं आएगा। इसमें भी स्टूडेंट हम इस डायग्राम को ऐसे ही छोड़ देंगे, किसी भी एरिया को हाईलाइट नहीं करेंगे। लिहाजा इसका भी आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा और कोई भी एरिया हाईलाइट नहीं होगा। ओके, तो इसी तरह से इन दोनों डायग्राम में स्टूडेंट किसी भी एरिया को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों का एम्प्टी सेट आंसर आएगा। अब थर्ड डायग्राम को देखें। थर्ड डायग्राम में हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी हम रफ वर्क के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें बी और सी इन दोनों सर्कल में हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये कॉमन आ जाएगा। बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें जो ओवरलैप कॉमन एरिया है वो ये सारे का सारा एरिया आ जाएगा। ये बी का सर्कल है, ये सी का सर्कल है, इन दोनों सर्कल्स में ये सारा का सारा एरिया कॉमन है। लिहाजा हम बी इंटरसेक्शन सी में इस एरिया को हाईलाइट करेंगे। अब हमने क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी से, यानी कि अब ए जो सर्कल है इसका हमने इंटरसेक्शन इस हाईलाइटेड एरिया के साथ लेना है। बी इंटरसेक्शन सी क्या आया था, ये हाईलाइटेड एरिया। इस एरिया में और ए में अब क्या कॉमन है, क्योंकि हम ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं इससे, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी से। तो ए का इस एरिया के साथ कौन सा एरिया कॉमन आएगा, जस्ट ये वाला एरिया कॉमन आएगा, ठीक है। ये जो सेंटर में एरिया है हमारे पास जस्ट ये वाला जो एरिया है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। लिहाजा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है इसमें
जस्ट ये वाला एरिया आंसर के अंदर आ जाए, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी ये सारा एरिया बनता है। अब इस सारे एरिया में और ए में क्या कॉमन है, ये वाला एरिया, ये सेंटर वाला एरिया, तो यही स्टूडेंट हमारे पास आंसर के अंदर आता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी क्वेश्चन को हम लास्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो सबसे पहले आता है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी देखें, तो बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ये बी है, ये सी है। बी और सी में कोई ऐसा एरिया देखें यहाँ पे इन दोनों में नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है, ओवरलैप्ड हो, लिहाजा बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इस तरह से ओवरलैप्ड हो। अगर होता तो वो ही इंटरसेक्शन होता बी और सी का। जैसे यहाँ पे बी और सी का इंटरसेक्शन ये था, यहाँ पे कोई ऐसा ओवरलैप्ड एरिया नहीं है, लिहाजा बी और सी डिसजॉइंट सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। अब ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी से। जब बी इंटरसेक्शन सी पहले से ही एम्प्टी सेट है, कोई हाईलाइटेड एरिया नहीं है, उसका जब ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो ए जो है वो तो ये सारा एरिया आ जाएगा। इस एरिया का अब हम इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से लेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये किसी एरिया के साथ कॉमन आ ही नहीं रहा, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट का जब इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे वो भी एम्प्टी सेट आएगा, लिहाजा ऐसा कोई एरिया नहीं है जो हमारा हाईलाइट होगा। लिहाजा यहाँ पे इस डायग्राम में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो कि हाईलाइटेड होगा। ठीक है, ओके। तो ये थे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चंस। ये चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं हमने चार डायग्राम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। ठीक है, और इन चारों डायग्राम्स के ऊपर इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है एक्स, वाई और जी, ये 3 सेट्स हैं। और ये अगर इन सेट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं, एक्स के अंदर ए बी सी डी ई, वाई के अंदर ए सी ई और जी के अंदर जी एच आई जे, तो हमने ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं सेट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, उसमें वैल्यूज हमने सारी ये वाली लेनी है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यूज हैं एक्स की, वाई की और जी की, ये तीनों सेट्स हैं। इन्हीं को हमने वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो वेन डायग्राम्स के ऊपर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे सारी की सारी वेन डायग्राम्स मैंने ड्रॉ कर ली हैं। जस्ट हाईलाइट करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे बनाई वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम सेट्स की तरफ आते हैं। सेट्स हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी डी ई। ठीक है, वाई सेट जो है उसमें है ए सी ई और जी जो है उसमें है जी एच आई जे। अब इन दो सेट्स की बात करें तो इन दो के एलिमेंट्स की बात करें तो ए सी ई, ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें, ए ये भी इसमें है, सी ये भी इसमें है, ई ये भी इसमें है, यानी वाई के सारे एलिमेंट्स एक्स के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है वाई सब सेट है एक्स का। तो सब सेट को हम वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, y को x के अंदर ही ड्रॉ कर लेंगे। और इसके अलावा z जो है इसमें है जी एच आई जे, जो कि इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा जी जो है इन दोनों सेट से डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, लिहाजा जी को हम टोटली अलग से ड्रॉ करेंगे। तो सेट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे इनकी वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, क्योंकि y के एलिमेंट्स ए सी ई ये सारे इसमें पाए जाते थे, यानी y सब सेट था x का, लिहाजा y को x के अंदर ही ड्रॉ कर लिया। लेकिन ये बड़ा सर्कल x का है तो y उसके अंदर ही एक छोटा सा सर्कल है। तो ए सी ई ये y के एलिमेंट हैं, तो y के एलिमेंट मैंने y के सर्कल के अंदर ही लिख लिए। और फिर इसी तरह x के अंदर है ए बी सी डी ई, तो a फिर b, ये b जो है ये इस सर्कल के बाहर आएगा b, फिर c ये y के अंदर है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर d जो है वो यहाँ पे y में नहीं था, उसको बाहर लिख लेंगे। और d के बाद है e। अगर आप देखें तो ये a, ये b, ये c, ये d, ये e x के सर्कल के अंदर अंदर मौजूद है। x के अंदर y के भी एलिमेंट्स हैं, यानी a c e भी है और दो एक्स्ट्रा हैं b और d। तो a b c d e ये सारे के सारे एलिमेंट्स x के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि y जो है वो सबसेट है x का, इसलिए y को हमने x के अंदर ही ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से z जो है वो है हमारे पास जी एच आई जे। ये सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, इस तरह से इनकी वेन डायग्राम सबसे पहले तो ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास जो है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में
ड्रॉ करते हैं उसके अंदर हम फिर अपने सेट्स ड्रॉ करते हैं एक्स वाई जी, जैसे यहाँ पे 3 हमारे पास सेट्स हैं। तो इनके लिए वेन डायग्राम हमने यहाँ पे सारी ड्रॉ कर ली हैं, वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने हाईलाइट करने। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई में क्या होगा, एक्स और वाई ये दोनों ही हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों ही हाईलाइट हो जाएंगे। तो एक्स यूनियन वाई, यूनियन में क्या करते हैं हम एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, तो एक्स भी हाईलाइट हो जाएगा और हमारा वाई भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का लेना है यूनियन। तो इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए बी सी डी ई, ठीक है, लिहाजा एक्स और वाई दोनों सर्कल्स को हम हाईलाइट कर देंगे। ये तो आ गया स्टूडेंट एक्स यूनियन वाई। अब इसी का यूनियन लेना है जी के साथ, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, जी को भी हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखते हैं। एक्स और वाई की तो हमने हाईलाइट कर लिए, ड्रॉ कर लिए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जी भी इनके साथ यूनियन हो रहा है तो जी को भी हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी जो आएगा उसमें ये तीनों के तीनों ही सर्कल्स हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। एक्स यूनियन वाई जब लेंगे तो ये दो सर्कल होंगे, इन्हीं का जब जेड के साथ यूनियन लेंगे तो जी भी जो है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इन तीनों ही सर्कल्स को हाईलाइट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आपको वेन डायग्राम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के लिए ड्रॉ करने हैं क्योंकि सेट्स हमारे पास सेम है, इस क्वेश्चन में सेट सेम है और इनके अकॉर्डिंग यही वेन डायग्राम बनती है, ठीक है, क्योंकि y के एलिमेंट x में मौजूद हैं तो y को x के अंदर ही ड्रॉ करना है, ठीक है, ए सी ई यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा y को x के अंदर ही ड्रॉ कर लें। और जी के इनसे टोटली डिफरेंट हैं, जी को टोटली आप अलग से एक सर्कल बना के ड्रॉ कर लें। इस तरह से स्टूडेंट इन्हीं सेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया। तो इसके बाद अब हम सेकंड इसका पार्ट फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर y और z का यूनियन फाइंड करते हैं। y जो है वो ये छोटा सा सर्कल है, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे और साथ ही हम z को भी हाईलाइट कर लेंगे। z में जो है वो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो y और z का जब यूनियन लिया तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब y यूनियन z का यूनियन x के साथ लें तो y और z के साथ साथ x भी जो है हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास सारे के सारे सर्कल्स हाईलाइट हो जाएंगे। तो पहले x और z जो है उनका यूनियन लिया तो वो हाईलाइट हो गए, साथ ही उनका x के साथ यूनियन लिया तो ये दो तो पहले से थे, x को भी मैंने हाईलाइट कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड करना है और फिर उसका इंटरसेक्शन हमने z के साथ फाइंड। तो सबसे पहले रफ वर्क के अंदर हम x इंटरसेक्शन y फाइंड करते हैं। तो देखें x हमारे पास ये सर्कल है और y ये सर्कल है। x और y में कौन सा एरिया है जो कॉमन है? तो x और y में ये जो y है ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि y जो है ये x के अंदर ही हमने ड्रॉ किया हुआ है, लिहाजा ये जो y वाला एरिया है ये x और y दोनों साइड्स में कॉमन है, यानी कि ए सी ई जो है इन दोनों साइड्स में कॉमन है, लिहाजा हम सिर्फ y वाले एरिया को हाईलाइट करेंगे क्योंकि x यानी इस सर्कल में और y इस सर्कल में कौन सा एरिया कॉमन है? ये वाला y वाला एरिया कॉमन है, क्योंकि y x के अंदर ही ड्रॉन है। तो ए सी ई जो है यानी y वाला जो एरिया है ये हमारा आ जाएगा x इंटरसेक्शन y के अंदर। अब हमने फाइंड करना है इसी का इंटरसेक्शन z के साथ, यानी इस एरिया का इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y का। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है z के साथ। अब इस एरिया में और z के इस सर्कल वाले एरिया में कौन सा एरिया कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये दोनों डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, ये सर्कल दोनों दूर दूर है, लिहाजा इन दोनों में कोई एरिया ओवरलैप नहीं है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा, इसमें हम कोई भी एरिया हाईलाइट नहीं करेंगे। तो यही स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ओके, तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट जो है ये हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो y और z के अंदर कौन सा एरिया कॉमन है? कोई भी एरिया कॉमन नहीं, क्योंकि y यहाँ पे है, z यहाँ पे है, इन दोनों में कोई एरिया कॉमन नहीं है, इसका भी आंसर एम्प्टी सेट आएगा। क्योंकि y देखें यहाँ पे ए सी ई है और z उसमें जी एच जे आई है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है,
और ना ही इन दोनों सर्कल का कोई एरिया ओवरलैप हो रहा है या कॉमन है, लिहाजा इन दोनों का आंसर एम्प्टी सेट आएगा। कोई भी इनमें एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब फिर x का इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z से लेंगे। x जो है वो तो हमारे पास ये सर्कल आ गया, उसका कॉमन लेंगे यानी इंटरसेक्शन लेंगे y इंटरसेक्शन z के साथ। y इंटरसेक्शन z इसमें तो पहले ही कोई कॉमन नहीं आया था, ये तो एम्प्टी सेट आया था। इन दोनों में तो पहले ही कोई एरिया कॉमन नहीं है, तो x का जब इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z से लेंगे यानी एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो वो भी एम्प्टी सेट आएगा। तो हमारा आंसर कोई भी एरिया हाईलाइटेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, कोई भी एरिया जो है वो हमारा हाईलाइटेड नहीं होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तीनों का यूनियन था तो इसमें तो सारे के सारे सर्कल हाईलाइटेड हो गए। जब तीनों का इंटरसेक्शन आएगा कोई भी एरिया मैच नहीं कर रहा, कोई भी एरिया हाईलाइटेड नहीं। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो कॉमन हो तीनों में, लिहाजा तीनों में तो कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों को हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और हमारा इन दोनों का आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो x यूनियन y का इंटरसेक्शन z के साथ लेना है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x यूनियन y निकालते हैं। तो x यूनियन y फाइंड करते हैं स्टूडेंट हम, तो x और y का यूनियन, तो x और y के यूनियन में x और y दोनों ही मिला के लिख लेंगे, तो x और y दोनों ही हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो दोनों ही x और y हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। तो इसी की मैंने यहाँ पे एक रफ वर्क में डायग्राम बनाई है, यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ कि यूनियन कैसे आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x और y का यूनियन, जिसमें ये x और y दोनों ही सर्कल हाईलाइटेड होंगे। हम दोनों सर्कल को मिला के लिख लेंगे। अब x यूनियन y का इंटरसेक्शन z के साथ लेना है। अब x यूनियन y तो ये सारा एरिया आ गया, तो इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एरिया है। देखें, ये वो हाईलाइटेड एरिया है जो x यूनियन y का एरिया है। ठीक है, जिसमें x और y दोनों हाईलाइटेड हैं इस सारे एरिया में, और इसका इंटरसेक्शन अब z के साथ है यानी इसके साथ, तो z में और इस हाईलाइटेड एरिया में कोई एरिया कॉमन है नहीं है, लिहाजा यहाँ पे भी हमारा आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। इस क्वेश्चन में भी हम किसी पार्ट को हाईलाइट नहीं करेंगे, तो इस क्वेश्चन में भी हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो x इंटरसेक्शन y देखते हैं, तो x और y का हमने लेना है इंटरसेक्शन। x और y में कॉमन एरिया कौन सा है, y वाला है। ठीक है, ये आ जाएगा x और y का इंटरसेक्शन। ठीक हो गया, तो x और y में कॉमन एरिया ये y वाला है, तो x और y का इंटरसेक्शन ये y आ जाएगा। ठीक है, ये y आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका इंटरसेक्शन। अब इस एरिया का और z का हमने लेना है यूनियन, यानी x इंटरसेक्शन y, ये जो एरिया आया था इसका अब हमने यूनियन लेना है z के साथ, यानी ये तो पहले हाईलाइटेड था, z भी साथ में ला लें तो z भी हाईलाइट हो जाएगा। तो आंसर में हमारे y भी आ जाएगा, जो कि हमारा x इंटरसेक्शन y लेने से आएगा। इसका जब यूनियन हम लेंगे z के साथ तो हम z को भी हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। पहले x इंटरसेक्शन y आ जाएगा, x और y के अंदर ये एक एरिया कॉमन है, तो x इंटरसेक्शन y ये एरिया आ जाएगा। इस एरिया का यूनियन z के साथ लेना है, तो ये एरिया भी हाईलाइटेड है पहले से ही, इसको भी ले लेंगे। साथ में z का भी यूनियन लेना है, तो z को भी हम हाईलाइट कर देंगे, इस एरिया को भी कर देंगे और z को भी कर देंगे। तो ये हमारा जो है हाईलाइटेड एरिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व करना है। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।